नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है आइलैंड यानी कि द्वीप। तो यह इंडियन ज्योग्राफी का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके आने वाले यूपी पीसीएस यूपी आरओ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके पहले हमने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया है जिसमें हमने पहले पार्ट में भारत के विस्तार के बारे में बात की है। तो आप उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, जिसके बाद आपको एक फ्लो जैसा समझ में आएगा। तो यह दूसरा चैप्टर रहेगा जिसमें भारत के द्वीप हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मैप के थ्रू भारत के द्वीपों को देख लेते हैं। देख सकते हैं माजुली द्वीप कहाँ पर है, ये असम का एरिया है, यहाँ पर असम है और ये माजुली द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? माजुली द्वीप। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कई बार आपके पेपर में पूछा गया है, नदी द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप माजुली द्वीप असम में। उसके बाद देख लेते हैं पश्चिम बंगाल के जस्ट नीचे न्यू मोरे द्वीप है और उसी के जस्ट नीचे गंगा सागर द्वीप है। इनका क्रम भी पूछा जा सकता है, पूरब से पश्चिम क्रम। तो न्यू मोरे द्वीप सबसे पहले, न्यू मोरे द्वीप, गंगा सागर द्वीप उसके बाद, और व्हीलर द्वीप उड़ीसा में है ये। अब इसका नाम बदल दिया गया है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रख दिया गया है। न्यू मोरे द्वीप का अब व्हीलर द्वीप का नाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अब इसका नाम रख दिया गया है। तो याद रखिएगा ये भी कि इसका नाम बदल गया है। और ये बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप है कोको द्वीप, याद रखिएगा ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोको द्वीप ये अंडमान और म्यांमार जैसे देशों के बीच भारत में स्थित है कोको द्वीप। उसके बाद हम देख लेते हैं इधर पश्चिमी तट के द्वीप, एक है दीव, उसके अलावा आलिया बेट द्वीप है, उसके अलावा सालसेट द्वीप है। तो ये तीन द्वीप जो पश्चिमी घाट में स्थित है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा हम देख लेते हैं श्रीहरिकोटा द्वीप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर मिसाइल परीक्षण किए जाते हैं। तो मिसाइल परीक्षण किए जाने वाला द्वीप है श्रीहरिकोटा द्वीप। उसके अलावा तमिलनाडु में एक और द्वीप है पम्बन द्वीप। उसके अलावा ये यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप के हैं 7 द्वीप, बीच में 4 ऊपर हैं और 3 नीचे हैं। और इधर पश्चिमी क्षेत्र में अरब सागर में लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप हैं। तो इन अंडमान और निकोबार द्वीप के बीच से 10 डिग्री चैनल अक्षांश रेखा गुजरती है जिसे हम 10 डिग्री बोलते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद चलिए देख लेते हैं अब इन सभी द्वीपों को थोड़ा और विस्तार से। तो कोको चैनल है, कोको द्वीप और अंडमान निकोबार के बीच कोको चैनल ये यहाँ पर है। अब देख लेते हैं सैडल पीक उस सबसे कहाँ पर है, तो उत्तरी अंडमान पे स्थित है सैडल पीक, उत्तरी अंडमान, याद रखिएगा। उत्तरी अंडमान के जस्ट पूर्वी क्षेत्र में कौन सा द्वीप है? नारकोंडम द्वीप। यहाँ पर सुषुप्त ज्वालामुखी है एक। तो नारकोंडम द्वीप क्या है? एक सुषुप्त ज्वालामुखी है, यानी कि सोया हुआ ज्वालामुखी। उसके अलावा उत्तरी अंडमान के नीचे मध्य अंडमान है, सबसे बड़ा हिस्सा है यह द्वीपों में, सबसे बड़ा अंडमान द्वीप का मध्य अंडमान। और मध्य अंडमान के पूर्व हिस्से में क्या है? बैरन द्वीप है जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है, यानी कि जागृत अवस्था में इस पे विस्फोट होता रहता है। और लास्ट में 2006 में इसमें विस्फोट हुआ था। तो इसमें अक्सर 2-3 सालों के अंदर विस्फोट होता रहता है, इसीलिए इसे सक्रिय ज्वालामुखी के रूप में जाना जाता है। उसके बाद देख लेते हैं दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान में क्या है? पोर्ट ब्लेयर। तो यहाँ पर राजधानी है दक्षिणी अंडमान में, अंडमान निकोबार की, पोर्ट ब्लेयर। उसके बाद लघु अंडमान है सबसे निचले हिस्से पर, लघु अंडमान। और दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच में एक पैसेज है, यानी कि
जो गैप है उसे क्या बोला गया है, डेक्कन पैसेज। तो दक्षिणी और लघु इन दोनों के बीच में डेक्कन पैसेज का बोला गया है। उसके बाद शुरू होता है 10 डिग्री चैनल, क्योंकि फिर नीचे आता है निकोबार वाला एरिया। ऊपरी सारा अंडमान का है, उसके नीचे शुरू होता है निकोबार का। तो सबसे ऊपर है कार निकोबार, कार निकोबार के बाद लघु निकोबार यानी कि लिटिल निकोबार, फिर है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में ही इंदिरा पॉइंट स्थित है। याद रखिएगा, जो भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट, यह ग्रेट निकोबार में स्थित है। हमेशा यहाँ से प्रश्न आपके पूछे गए हैं पेपर में, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पहला सैडल पीक वाला, दूसरा पोर्ट ब्लेयर वाला, तीसरा इंदिरा पॉइंट वाला। ये 4 पॉइंट और एक और है 10 डिग्री चैनल। ये 4 पॉइंट यहाँ से आपको नोट कर लेने चाहिए, क्योंकि यहाँ से ये प्रश्न बनते हैं। उसके बाद चलिए बढ़ते हैं आगे, सभी द्वीपों को थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। जैसे कि माजुली द्वीप कहाँ पर था, तो माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। न्यू मुरे द्वीप, यह गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा प्रदेश के तट पर बंगाल की खाड़ी में स्थित है। उसके बाद गंगा सागर द्वीप, यह द्वीप पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। उसके बाद व्हीलर द्वीप, यह उड़ीसा राज्य में वैतरणी नदी के मुहाने पर स्थित है। यहाँ से भारतीय मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। उसके बाद श्रीहरिकोटा द्वीप, तो श्रीहरिकोटा द्वीप यह आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले में स्थित है। यहीं से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है। उसके बाद पंबन द्वीप, यह भारत यानी कि तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य स्थित है। यह आदम ब्रिज का हिस्सा है, इसी पर रामेश्वरम स्थित है। उसके बाद सालसेट द्वीप है, इसी द्वीप पर मुंबई स्थित है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है यह, मुंबई कहाँ पर स्थित है, तो सालसेट द्वीप पर स्थित है। काफ़ी बार आपके परीक्षाओं में यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। उसके बाद हम देख लेते हैं लैंडफॉल द्वीप। तो लैंडफॉल द्वीप यह अंडमान निकोबार के सबसे ऊपरी उत्तर द्वीप में स्थित है। तो जो उत्तरी अंडमान है वहीं पर लैंडफॉल द्वीप स्थित है। उसके बाद उत्तरी अंडमान देख लेते हैं। अंडमान द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक इसी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 738 मीटर है। तो याद रखिएगा, सैडल पीक उत्तरी अंडमान में स्थित है। उसके बाद हम देख लेते हैं मध्य अंडमान। मध्य अंडमान यह अंडमान द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है। याद रखिएगा, मध्य में सबसे बड़ा द्वीप है अंडमान द्वीप का। उसके बाद दक्षिणी अंडमान, इसी द्वीप पर अंडमान एवं निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। तो साउथ अंडमान में इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, जबकि मध्य अंडमान सबसे बड़ा है। याद रखिएगा, मध्य सबसे बड़ा, साउथ में इसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। और उत्तरी अंडमान के आसपास लैंडफॉल द्वीप है। उसके बाद देख लेते हैं कुछ नोट करने वाले पॉइंट। और ग्रेट निकोबार, इसमें निकोबार में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ग्रेट निकोबार। देखिए, यह भारत का सबसे दक्षिणतम द्वीप है। इसी पर भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट इंदिरा पॉइंट स्थित है। तो याद रखिएगा ये 2-3 पॉइंट कि इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है, सबसे निचला पॉइंट है। उसके अलावा नोट देख लेते हैं कुछ। 9 डिग्री चैनल उत्तरी अक्षांश मिनिकॉय द्वीप को मुख्य लक्षद्वीप से अलग करता है। तो 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है, यानी कि अंडमान और निकोबार को अलग करता है 10 डिग्री चैनल। उसके बाद डंकन दर्रा यानी कि डंकन पैसेज या डेक्कन पैसेज बोल सकते हैं, दक्षिणी अंडमान को लघु अंडमान से अलग करता है। अब हमारा द्वीप खत्म हो चुका है। अब हम देखेंगे भारत की भूगर्भिक संरचना, यानी कि भारत
का निर्माण कैसे हुआ है, कौन कौन सी प्लेटों से नहीं हुआ है और किस प्रकार की प्लेटों में कौन कौन सी धातुएं पाई जाती हैं, इन सभी को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए इसको भी शुरू करते हैं। भारत की भूगर्भिक संरचना देख सकते हैं कितने कल्पों में है। सबसे पहला कल्प है एजोइक, एजोइक का महाकल्प। इसमें दो काल आते हैं, आर्कियन और प्रीकैम्बियन। तो आर्कियन में आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण, तो आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण एजोइक महाकल्प में हुआ है। प्रीकैम्बियन देख लेते हैं, धारवाड़, कुडप्पा व विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण, यानी कि सबसे पहले इनका निर्माण हुआ था एजोइक काल में। उसके बाद आता है पैलियोजोइक, पैलियोजोइक जिसे प्रथम युग भी कहते हैं, यानी कि प्राइमरी। तो एजोइक तो सबसे पहले का था, उसके भी पहले। उसके बाद आता है पैलियोजोइक जो कि प्रथम युग। पैलियोजोइक में कौन कौन काल आते हैं, कैम्ब्रियन आता है, ऑर्डोविसियन आता है, सिल्यूरियन आता है, डिवोनियन आता है। तो ये सभी आते हैं किसमें, पैलियोजोइक में। उसके अलावा कार्बोनीफेरस और पर्मियन आता है। कार्बोनीफेरस के समय गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण शुरू हो गया था, ये इसमें शुरू हो गया था, याद रखिएगा, कार्बोनीफेरस वाले युग में। उसके अलावा हम देख लेते हैं और मेसोजोइक युग, यानी कि द्वितीयक काल। मेसोजोइक में द्वितीयक काल था, सेकेंडरी। इसमें ट्रियासिक, जुरैसिक और क्रिटेशियस ये 3 युग शुरू हो गए थे। और इसी समय गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण पूरी तरीके से शुरू हो गया था। दक्कन ट्रैप का निर्माण इसी क्रिटेशियस युग में हुआ था। तो मेसोजोइक युग में, क्रिटेशियस युग में दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ था, जो कि ज्वालामुखी के फूटने से हुआ है, लावा से, खासकर ज्वालामुखी के लावा से दक्कन ट्रैप का निर्माण किया गया है। उसके बाद हम देख लेते हैं एनोजोइक युग। तो एनोजोइक युग यानी कि टर्शियरी तृतीयक युग। इसमें इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन ये 4 युग हैं, जिसमें महान हिमालय का निर्माण, मध्य हिमालय का निर्माण और शिवालिक का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार से इसमें महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक का निर्माण हुआ है एनोजोइक में, तृतीयक युग में। उसके बाद हम देख लेते हैं नियोजोइक युग, जिसे नूतन कल्प है। सबसे अभी लेटेस्ट का काल नूतन कल्प है, जिसे नियोजोइक कह सकते हैं। नियो का तात्पर्य होता है नया, तो नियोजोइक का तात्पर्य है नया, तो इसे नियोजोइक कह सकते हैं। और यह चतुर्थक यानी कि क्वार्टरली यानी चतुर्थ युग इसे कह सकते हैं। और इस चतुर्थ युग में 2 काल हैं, प्लीस्टोसीन और होलोसीन। तो याद रखिएगा, प्लीस्टोसीन और होलोसीन ये चतुर्थक युग में है। लेकिन जो हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है वो तृतीयक युग में हुआ है, एनोजोइक, याद रखिएगा, एनोजोइक में हुआ है, जिसमें प्लायोसीन, मायोसीन, ओलिगोसीन और इयोसीन है। ये इंपॉर्टेंट है हिमालय के निर्माण के लिए, तृतीयक युग में। उसके बाद हम देख लेते हैं भारतीय चट्टानों का वर्गीकरण। तो कितने भागों में भारतीय चट्टानों को वर्गीकरण किया गया है, 7 क्रम में। पहला आर्कियन क्रम की चट्टानें, दूसरा धारवाड़ क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे पहले बनी थी, सबसे ओल्ड हैं। उसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानें, फिर कुडप्पा क्रम की चट्टानें, उसके बाद विंध्यन क्रम की चट्टानें, फिर गोंडवाना क्रम की चट्टानें और फिर दक्कन ट्रैप की चट्टानें। उसके बाद है अंतिम टर्शियरी क्रम की चट्टानें, यानी कि हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत सबसे लास्ट में बना है, तो ये लास्ट में है हिमालय क्रम की चट्टानें। उसके बाद देख लेते हैं विभिन्न पर्वतों को या चट्टानों का भारत में कहाँ पर इनका विस्तार है। तो दक्कन ट्रैप का कहाँ पर विस्तार है, ज़्यादा से ज़्यादा इसका विस्तार महाराष्ट्र, गुजरात के आसपास और मध्य प्रदेश में हुआ है दक्कन ट्रैप का। धारवाड़ क्रम की चट्टानें एक तो कर्नाटक में है, दूसरा
ये राजस्थान की अरावली पर्वत श्रेणी में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का विस्तार हुआ है। तीसरे क्रम की चट्टानें थी गोंडवाना क्रम की चट्टानें, तो इनका विस्तार हुआ है रांची के पठार यानी कि छोटा नागपुर पठार के आसपास, उड़ीसा, झारखंड और बिहार जैसे राज्यों में गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विस्तार हुआ है। उसके बाद हम देख लेते हैं विंध्य क्रम की चट्टानें। तो विंध्य क्रम की चट्टानों का विस्तार कहाँ पर हुआ है? मध्य प्रदेश में सबसे अधिक, क्योंकि विंध्याचल श्रेणी ही मध्य प्रदेश में पाई जाती है, तो इसीलिए यहाँ पर विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण सबसे अधिक हुआ है। उसके बाद हम देख लेते हैं कुडप्पा क्रम की चट्टानें। तो कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण कहाँ हुआ है? राजस्थान में हुआ है और आंध्र प्रदेश में हुआ है। तो कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण आंध्र प्रदेश और राजस्थान में हुआ है। अब चलिए आगे देख लेते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें। तो आर्कियन क्रम की चट्टानों की विशेषताओं को देख लेते हैं। क्या विशेषताएं हैं आखिर आर्कियन क्रम की चट्टानों की? पृथ्वी के ठंडे होने के बाद सबसे पहले इन्हीं चट्टानों का निर्माण हुआ। तो आर्कियन चट्टानों की क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहले बनी थी, यानी कि सबसे ओल्ड हैं ये। रूपांतरण के फलस्वरूप अपना मौलिक रूप खो चुकी हैं। जीवाश्म इसमें नहीं पाए जाते, क्योंकि उस समय कोई जीव जंतु पेड़ पौधे पृथ्वी पर थे ही नहीं, तो इसमें जीवाश्म इसलिए नहीं पाए जाते। तो आर्कियन क्रम की चट्टानों की विशेषताएं हैं ये। उसके बाद हम अगला देख लेते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम के चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण द्वारा जीवाश्म इनका किसके द्वारा निर्माण हुआ है? आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण द्वारा। जीवाश्म इसमें भी नहीं पाए जाते। अरावली पर्वत का निर्माण इन्हीं चट्टानों से हुआ है। तो अरावली जो पर्वत श्रेणी है उसका निर्माण भी इसी धारवाड़ क्रम की चट्टानों से हुआ है, याद रखिएगा। इसका नाम कर्नाटक के धारवाड़ जिले के फलस्वरूप रखा गया है। तो इसका नामकरण कर्नाटक के धारवाड़ के नाम पर रखा गया है, लेकिन अधिकांश भाग इसका कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। अरावली पर्वत श्रेणी क्योंकि यहीं पर बनी है इसी काल में। आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। लोहा, सोना, मैग्नीज इस प्रकार के चट्टानों में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। उसके बाद धारवाड़ के बाद हम देख लेते हैं कुडप्पा क्रम की चट्टानें। कुडप्पा क्रम की चट्टानों की विशेषताएं देख लेते हैं। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण द्वारा आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो कुडप्पा क्रम की चट्टानें आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पर रखी गई हैं। जीवाश्म का अभाव है इनमें। विस्तार इसका आंध्र प्रदेश और राजस्थान में है। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का विस्तार आंध्र प्रदेश और राजस्थान में है। चूना पत्थर, संगमरमर, एस्बेस्टस आदि प्राप्त होता है यहाँ से। उसके बाद हम देख लेते हैं विंध्य क्रम की चट्टानें। तो विंध्य क्रम की चट्टानों की विशेषताएं क्या हैं? विंध्याचल के नाम पर इसका नाम पड़ा है और छिछले सागर एवं नदी घाटियों में जल निक्षेपों द्वारा इसका निर्माण हुआ है। मध्य प्रदेश का पन्ना एवं आंध्र प्रदेश का गोलकुंडा इसी चट्टानों के अंतर्गत हैं, जहाँ से हीरे प्राप्त होते हैं। तो विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण की विशेषताएं क्या थी? तो यहाँ पर सबसे पहले कि इनका छिछले सागर और नदी घाटियों में जल निक्षेपों के द्वारा हुआ है। दूसरा, जो मध्य प्रदेश का पन्ना भाग है और आंध्र प्रदेश का गोलकुंडा भाग है, ये इन्हीं चट्टानों का भाग है और यहाँ पर हीरे अधिकायत में प्राप्त होते हैं। इन चट्टानों में चूना पत्थर भी, चीनी मिट्टी भी, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट आदि भी पाए जाते हैं। उसके अलावा सांची का स्तूप, लाल किला, जामा मस्जिद यहाँ से प्राप्त पत्थरों से ही बने हैं। तो सांची का स्तूप, लाल किला, जामा मस्जिद यहाँ से प्राप्त पत्थरों से ही बने हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानों की विशेषताएं देख लेते हैं। अब गोंडवाना क्रम की चट्टानों की विशेषताओं में इनका क्षेत्र कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के गोंड क्षेत्र में। तो मध्य प्रदेश के गोंड क्षेत्र के नाम पर ही इनका नाम रखा गया है। उसके बाद देख लेते हैं इस क्रम की चट्टानों का निर्माण कार्बोनीफेरस से जुरैसिक युग के बीच में हुआ है।
तो काफ़ी लंबा पीरियड है। इसी टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा जीवाश्म और कोयला पत्थर निर्माण हुआ था। तो कार्बोनिफेरस काल में प्रायद्वीपीय भारत में कई दरारों के निर्माण के फलस्वरूप बीच की भूमि धंस गई और वनस्पतियों के दबने से कालांतर में कोयले का निर्माण हुआ। तो ये कार्बोनिफेरस काल में ही कोयले का निर्माण हुआ था। भारत का 90% कोयला इन्हीं संरचना में दामोदर, सोन, महानदी व गोदावरी नदियों की घाटियों में पाया जाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं दक्कन ट्रैप। तो दक्कन ट्रैप की क्या विशेषताएं थी? तो क्रिटेशियस काल में ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप लावा के उद्गार से इसका निर्माण हुआ है। यह संरचना बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। बेसाल्ट यानी कि लावा से, ऐसी चट्टानें जिनका घनत्व और बहुत ही ज़्यादा हो। उसके अलावा इस चट्टान के विखंडन से के फलस्वरूप काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो ये जब लावा से बनी है, तो जब ये चट्टानें टूटी तो कई टुकड़ों में टूटकर यह काली मिट्टी का निर्माण किया। उसके बाद हम देख लेते हैं टलसीरी क्रम की चट्टानें। तो टलसीरी क्रम की चट्टानों में हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ है और इसमें 3 प्रकार की हिमालय का निर्माण, जैसे महान हिमालय का निर्माण ओलिगोसीन काल में, लघु हिमालय का निर्माण मायोसीन काल में, शिवालिक का निर्माण प्लायोसीन काल में हुआ है। तो ये टर्शियरी क्रम की चट्टानों का निर्माण है जो कि हिमालय का मुख्य रूप से इसी समय निर्माण हुआ है। तो ये भी कई बार आपके परीक्षाओं में पूछा गया है कि प्लायोसीन का निर्माण यानी प्लायोसीन काल में किस हिमालय का निर्माण हुआ है? तो शिवालिक का निर्माण हुआ है प्लायोसीन काल में। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे फिर से नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।